हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारी कंपनी लॉ की पहली क्लास है और दोस्तों पहली क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने चाहे क्लास ली हो कहीं से या मेरे से ली हो या कहीं से ली हो या नहीं सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, ये क्लास आपको जरूर देखनी है। रीजन बिंग, इस क्लास के अंदर मैं आपको लॉ से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके फाइनल लेवल तक में काम आएगा। अगर आप फाइनल में हैं तब भी आप ये क्लास देखेंगे, अगर आप ये इंटरमीडिएट में हैं तब भी। ये एक ऐसी क्लास है जो सभी बच्चे जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट उनके सिलेबस के अंदर है, वो सभी बच्चे ये वाली क्लास जरूर देखेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये क्लास जो मैं बना रहा हूं ये नए सिलेबस है, बट अगर मैं आपसे कहूं सीएमए इंटरमीडिएट नया सिलेबस से रिलेटेड ये क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और बिल्कुल नए वे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कंपनी लॉ सीएमए इंटर ग्रुप 1। हमारा जो कंपनी लॉ के सारे नोट्स पहला एडिशन है, क्योंकि नई क्लासेस का नए सिलेबस का फर्स्ट एडिशन की बुक मैं मेंटेन कर रहा हूं, जो कि जून 2023 के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर कोई बच्चा दिसंबर 2023 में एग्जाम देना चाहता है तो उसको दूसरा एडिशन ऑफ बुक मिलेगी जिसके अंदर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। पर वो बात की बात है, क्योंकि ये ना तो ये जो पहली क्लास है ये ना तो जून के लिए है, ना दिसंबर के लिए है, ना इंटर के लिए, ना फाइनल के लिए, ये सभी बच्चों के लिए है। बेसिकली ये वाली क्लास सभी बच्चों के, सभी जो स्टूडेंट है जो कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि ये एक बेसिक क्लास है कंपनीज एक्ट की, बेसिक क्लास, जिसके अंदर आपको कभी लॉ पढ़ो ना, वो भी कंपनीज एक्ट की बेसिक क्लास नहीं, ये एक लॉ की बेसिक क्लास। और ये लॉ की बेसिक क्लास में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि लॉ कैसे बनता है, क्या होता है। यहां पर मैं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग करने से पहले आपको वो चीज जरूर सीखनी है। इससे पहले मैं उन बच्चों से बात कर लेता हूं जिनका सिलेबस 2022 है, अच्छा, और जिनका सिलेबस 2016 है वो भी ये क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, और दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बट ये जो न्यू रिकॉर्डिंग है ये सिलेबस 2022 के लिए है। अगर किसी बच्चों को हमारी क्लास पसंद आती है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है और हमारी क्लास के बारे में पूछ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो हमारे चैप्टर्स है वो क्या है। और मैंने आपको कहा कि 2016 सिलेबस जो है ना जिन स्टूडेंट का, वो भी ये क्लास देख सकते हैं। रीजन बिंग मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 2016 सिलेबस में और 2022 सिलेबस में फर्क क्या है, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। 2016 सिलेबस और 22 सिलेबस के अंदर कंपनीज में दोनों में ये था, कंपनीज का टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्शन 1 से लेकर 122 सेक्शन दोनों ही सिलेबस में था। 2016 में भी था, 2022 में भी था, एज इट इज कॉपी, कोई चेंज नहीं, ना मात्र के बराबर चेंज। उसके बाद मतलब 1 से लेकर 122 सेक्शन तक दोनों में सेम था। उसके बाद एक चैप्टर था डायरेक्टर, ये भी दोनों में सेम था। तो पहले दो चैप्टर पहले दो आपके पास बड़े चैप्टर जो है ये 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस दोनों में एज इट इज कॉपी कर दिए गए हैं। कोई भी चेंज नहीं, अमेंडमेंट जो आती है वो डाली गई है, जो सेक्शन डिलीट हो गए वो काट दिए गए हैं, बाकी तो मतलब पूरा सेम, ठीक है जी। इसके बाद जो नया आया है 2022 सिलेबस में वो ये 3 टॉपिक और नया है। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेक्शन 134, 143 एंड 177, राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड की मैनेजरियल पर्सन। 1 2 3 4 चैप्टर नए यहां पर जोड़ दिए गए कंपनीज एक्ट को, क्योंकि 2016 सिलेबस की अगर बात करूं तो कंपनीज एक्ट 35 मार्क्स का था, जबकि 2022 सिलेबस की बात करूं तो कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो अगर कोई बच्चा ये वाली क्लास देख रहा है तो 2016 वाला स्टूडेंट भी देख सकता है, 2022 वाला भी देख सकता है। 16 वाले को यहीं खत्म कर देना है और 22 वाले को पूरा पढ़ना है, बस इतना सा फर्क है। और बाकी कोई भी चेंज नहीं है। 2016 वाले के लिए भी एप्लीकेबल है और 2022 वालों के लिए भी ये क्लास एप्लीकेबल है, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ टोटल हमें कितने चैप्टर्स है जो हमें इस पूरे कंपनी एक्ट में पढ़ने हैं। और ये चैप्टर मेरे बनाए हुए गए हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर बनाए हैं वो ऐसे है। तो टोटल इतने चैप्टर है जो हमें पूरे कंपनीज एक्ट में पढ़ने हैं 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड 2016 के अकॉर्डिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेनली ये जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने आपको बताया जैसे कि 2016 और 2022 में डिफरेंस इतने का है, जो 2022 में नए 4 चैप्टर आए वो छोड़ दो, बाकी सब सेम, ठीक है जी। तो जैसे कि पहला चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी,
दूसरा का है काइंड्स ऑफ कंपनी, तीसरे का है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी, पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर, लेटर ऑफ ऑफर, डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, चार्ज, रजिस्टर्ड, एनुअल रिटर्न, मीटिंग ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर। 19 चैप्टर थे 2016 सिलेबस के अंदर, 19 चैप्टर मेरे बनाए हुए। देखिए ये चैप्टर मेरे बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कंपनीज एक्ट में इसको डिफाइन करा गया है, मेरे बनाए हुए चैप्टर है। मतलब मैंने उन पार्ट में बांट दिया गया है कि एनुअल रिटर्न का एक चैप्टर बना दिया, मीटिंग्स का एक चैप्टर बना दिया, तो 19 चैप्टर जो है यहाँ पर, यहाँ तक आपको 2016 सिलेबस वालों को भी एज इट इज कॉपी पढ़ना है और 2022 को भी एज इट इज पढ़ना है। इसके बाद 2022 में मैंने कहा फिर वो 4 चैप्टर नए आए, वो अलग से पढ़ना है। तो टोटल 2022 सिलेबस में 23 चैप्टर है और 2016 में 19 चैप्टर है। अब मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने क्या वाला हूं, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये देखो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टर्म यूज इन लॉ। यहां पर कंपनी लॉ नहीं लिखा, एनी लॉ, कोई भी लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होने वाले हैं वो क्या है। कोई भी लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन से है जो यूज होंगे। पहला है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन 2 टाइप की पूछता है, एक मीन से स्टार्ट होती है, एक इंक्लूड से स्टार्ट होती है। समझना जरूरी है ना आपको, लॉ आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है आपको नहीं पता। आप हो सकता है फाउंडेशन लेवल से आए, हो सकता है डायरेक्ट एंट्री से आपने जंप लिया, पर आपको ये नहीं पता नॉट स्टैंडिंग अगर कहीं लिखा है किसी भी पैराग्राफ में, लॉ के किसी भी पैराग्राफ, जैसा कंपनी लॉ नहीं, एनी लॉ, आप फाइनल के लॉ उठा लो, आप इंटर का लॉ उठा लो, आप फाउंडेशन का लॉ उठा लो, किसी भी लॉ के अंदर अगर लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो मैं लेकर आया हूं आज। सब्जेक्ट टू अगर किसी पैराग्राफ में है, सब्जेक्ट टू इसका मतलब क्या है, एंड किसी पैराग्राफ में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। देखिए आपने ना ध्यान नहीं दिया होगा, कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि क्या आपने पैराग्राफ पढ़ा उसको इंग्लिश का हिंदी कर दिया बस, बेसिकली आपने इन वर्ड्स का ध्यान नहीं दिया होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग है, क्या पता कहीं कहीं किसी बच्चों ने ध्यान दिया, मैं पूरी सभी बच्चों की बात कर रहा हूं। विदाउट प्रिजुडाइस, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। सेल में डिफरेंस बहुत बार आता है, किसी किसी पैराग्राफ में सेल का यूज किया जाता है, किसी में मे का यूज किया जाता है। चलो ये तो इंग्लिश हो गई एक तरीके से, बट विदाउट प्रिजुडाइस ये वर्ड बहुत बार आपने देखा होगा, पर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि यार इसका अलग डिफरेंट मीनिंग होता है क्या। प्रोविजो, प्रोविजन में प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, ऐसे करके भी बहुत सारे आते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, सब सेक्शन और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, आपके पास सब सेक्शन क्या है एंड क्लॉज में डिफरेंसेस क्या है। ये नोटिफिकेशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे, फिर जाकर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की पूरी क्लास लगा देंगे इन 14 वर्ड को समझने में, क्या है इन बेसिक वर्ड का मतलब क्या है। और ये आपके दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके कंपनी लॉ में नहीं, ये आपके कमर्शियल लॉ में, इंडस्ट्रियल लॉ में, हर लॉ में काम आएगा। आज नहीं फाइनल तक काम आएगा, इसलिए मैंने कहा आज की क्लास कॉमन क्लास है। सभी बच्चा जो लॉ पढ़ रहा है अपने सिलेबस में वो ये क्लास पढ़ सकता है, ये क्लास देख सकता है। आइए 14 टॉपिक्स आज की इस क्लास के अंदर हमें कवर करने हैं, उनका मतलब सीखना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट आपको चीजों को समझा दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा पहला चैप्टर है, वो हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिकली। आइए इनका समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, मीनिंग और इंक्लूड। मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखी है, अगर आपके नोट्स प्रिंट करना चाहते हो, और नोट्स प्रिंट करने के लिए टेलीग्राम चैनल, आप सर टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए दीपक क्लासेस, जैसे जो चैनल पे लोगो है वही लोगो आपको वहां दिख जाएगा, एंड वहां जाकर आप कंपनी लॉ के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करा जाए आज की क्लास। आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो उस डेफिनेशन जब स्टार्ट होती है तो 2 वर्ड से स्टार्ट होती है, एक होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड्स। ठीक है, तो कोई भी जब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं ना दोस्तों, कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं लॉ के अंदर, तो वो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एक तो होती है स्टार्ट मीन से, इट मीन्स, इट मीन्स ऐसे करके स्टार्ट होगी, और एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंक्लूड से। अब दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है
जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होते हैं ना वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब उस डेफिनेशन में सिर्फ उतनी ही बात पढ़नी है, उससे अलावा और कोई बात है नहीं, मतलब वो कंप्लीट डेफिनेशन होती है। इसके अलावा आपको कोई फर्दर चीजें नहीं पढ़नी होती, उतना ही आपको पढ़ना होता है। जो डेफिनेशन दोस्तों मीन से स्टार्ट होती है, जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है वो एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है। अलग से आपको ये नहीं कहेगा कि भाई इसके अलावा ये भी पढ़ना है आपको, वो एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है। सिंपल है, वो एक कंप्लीट डेफिनेशन। अब हम नोटिस करना, जो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना आज, जब भी आप कभी लॉ पढ़ोगे ना तो उस चीज को नोटिस करना। यार डेफिनेशन की बात है, देखेंगे डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन से या इंक्लूड से। तो अगर कोई डेफिनेशन दोस्तों मीन से स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या है कि वो एक डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक बड़ी डेफिनेशन है। बड़ी मतलब इन द सेंस कि कंप्लीट है, उस पर्टिकुलर चीज का मतलब ना कंप्लीट है, इसके अलावा आपको फर्दर चीजें नहीं पढ़नी। जबकि अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट है, इसका मतलब देखो वो चीज तो है ही उस डेफिनेशन में, ये चीज भी इंक्लूड है, एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर डालना चाहे और चीज वहां पर डाल सकते हैं। कि जैसे कि आप देखेंगे इंक्लूड से कौन सी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, इंक्लूड में क्या होता है आपको पता है। इंक्लूड का मतलब है कि ये चीज भी हमने इंक्लूड कर दी। भाई हमने एक चीज बताई कि भाई एक डेफिनेशन है कौन सी, बॉडी कॉर्पोरेट की। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, बॉडी कॉर्पोरेट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में लिखी गई है कंपनी जेड के। बॉडी कॉर्पोरेट की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पर क्या है, उस डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड का यूज करा है। जबकि आप कोई भी जब से मतलब मेजरली जो होता है ना वो मीन से स्टार्ट होती है, बट जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है ना उसका मीनिंग ये है कि एक एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीजें हम और जोड़ रहे हैं, ये तो है ही, साथ में कोई और चीज भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, और इंक्लूड नहीं कर रहे वो भी बताएंगे अलग से। और इन फ्यूचर अगर इंक्लूड करना होगा तो वो भी इंक्लूड कर देंगे, ऐड ऑन कर सकते हैं उस डेफिनेशन के अंदर। इसलिए जैसे कि आपको मैं बॉडी कॉर्पोरेट की अगर डेफिनेशन दिखाऊं तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखेंगे। पहले मैं मीन्स की डेफिनेशन दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पर आपके पास अपना स्टडी मैट खोल रखा है, स्टडी मैट का कंपनी जेड में दिखाता हूं आपको, नया सिलेबस का। और ये पुराना हो या कुछ भी नया हो उससे क्या फर्क है, एक्ट तो एक्ट है, कानून तो कानून होता है ना दोस्त। अब मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ 1% कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। अब जब आप 1% कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना दोस्तों, क्या लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट 1% कंपनी मीन्स, मतलब यहां पर जो 1% कंपनी की डेफिनेशन है वो कंप्लीट डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, सब कुछ बता रखा है। अलग से ही नहीं कहेगा कि इसके अलावा भी और कुछ है, नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन है। मीन्स वर्ड का यूज करा, देखो आप समझ में आ रहा है आपको। पहले नहीं सोचते थे हम ये सब चीजें। देख और दिखाता हूं आपको, मैंने यहाँ पर बुक भी खोल रखी है इस वजह से कि मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चलूं, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चलूं कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आप देखो कहां गई। देखो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे, प्राइवेट कंपनी मींस, दिख रहा है आपको, मींस वर्ड का यहां पर यूज करा गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज पब्लिक कंपनी की और देख लो एक बार। आप अब आपके माइंड में ध्यान रहे कि अच्छा ये मींस है, मतलब ये जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब कंप्लीट एक डेफिनेशन है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर चीज ये नहीं बोलेगा कि ये तो है, साथ में ये भी और जोड़ देना, ऐसे नहीं बोलेगा, यही है जो है, इतना ही पढ़ना है। पब्लिक कंपनी मींस दिस ओनली, और कुछ नहीं। जब मींस का ये वर्ड है, देखो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी, इतना ही जो लिखा है ना इतना ही पढ़ना है बस, इसके अलावा और पब्लिक कंपनी कुछ नहीं होता, यही होता है जो होता है। आया समझ में मींस का मतलब क्या। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी कॉर्पोरेट की, जो मैंने आपकी डेफिनेशन बताया, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने अभी गूगल पे आपको सर्च करके दिखाया, क्योंकि हमारे सिलेबस में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कॉर्पोरेट एंटिटी विच हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस हो, ये तो है, ठीक है जी। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दिस इंक्लूड्स अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी, अ 1% कंपनी। आ रहा समझ में। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो कॉर्पोरेट जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस हो, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। क्या इंक्लूड नहीं है ये भी बता देगा आगे। आप आगे देखो, ये तो एक एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है,
दिस इंक्लूड्स, ये एक सेक्शन 211 की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन ये है दोस्तों जो लॉ में लिखी गई है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, लग रहा है ना, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड दिस, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूड्स होगी, पर इन दोनों को छोड़कर। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो सभी कंपनी जिसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो, और इंक्लूड्स वो सभी कंपनी जो आउटसाइड इनकॉर्पोरेट है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, पर इन दोनों को छोड़कर इंक्लूड वर्ड का यूज करा गया। देख लो आप, तो कभी भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट की जाती है मीन से, मतलब वो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसमें इतना ही पढ़ना है। जब इंक्लूड से स्टार्ट होती है वो तो पढ़ना ही है, साथ में इंक्लूड में और चीजें भी जुड़ जाती है। ये होता है पहला, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है, तो हमने पहली बात करी डेफिनेशन की। पहला हमारा डेफिनेशन स्टार्ट होगा मीन्स और इंक्लूड से। अब ये नॉट विथ स्टैंडिंग क्या है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। आप ही की बुक के अंदर इतने बार लिखा होगा नॉट विथ स्टैंडिंग, दिखाऊंगा आपको। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ है आपकी बुक और यहाँ सर्च करते हैं इसको, यहाँ सर्च करते हैं, पेस्ट। अभी देखते जाना, निकलते जाएगा, देख रहे हो आप, नॉट विथ स्टैंडिंग, एक ही दिखा, देखते ही नॉट विथ स्टैंडिंग। आपको देखो सेक्शन 122(4) प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, देख रहे हो आप, नॉट विथ स्टैंडिंग। देखो सेक्शन 6 प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, देख रहे हो, ये देखो इधर। सेक्शन 43 प्रोवाइड दैट द कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी नॉट विथ स्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, आप ध्यान नहीं देते होंगे, पर आज ये क्लास देखने के बाद आपके ध्यान में हमेशा रहेगा ये बातें। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप ही की बुक खोलिए मैंने, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन 73, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग 42 है, 42 टोटल यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देखो, टोटल 42 बार पूरी कंपनी लॉ में 42 बार नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है। टोटल 42 बार नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा है, ये सारा 42 बार है। मैंने नहीं, मैंने तो सर्च कर दिया, मेरे को दिख गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब क्या होता है नॉट विथ स्टैंडिंग? देखिए, किसी भी सेक्शन के अंदर जब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग लिख देते हैं ना, एनीथिंग कंटेन, मतलब उस सेक्शन को सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। हमें बाकी सेक्शन से मतलब नहीं, इसकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात सबसे ऊपर रखी जाएगी। जैसे क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 52 for the purpose of imposing penalty under clause A and C of subsection 1 and subsection 2 of the section 54। कहता है notwithstanding anything contained in section 52। सेक्शन 52 में कुछ भी लिखो, हमें उससे मतलब नहीं। सेक्शन 52 कह रहा है कहने दो, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन सबसे ऊपर रखा जाएगा, उस 52 से भी ऊपर रखा जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन, जहां पर जिस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं पर वर्ड यूज हो रहा है नॉटविथस्टैंडिंग, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है और बाकी सेक्शन को भूल जाओ। हमें बाकी सेक्शन को प्रायोरिटी नहीं देनी, सबसे पहले ये जो कह रहा है इसकी बात मानो। ये होता है नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब मान लो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन है 1, फिर है 2, फिर है तीसरे में लिख दिया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 1 और 2। 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो वो बात की बात है, प्रैक्टिस सेक्शन 3 को माना जाएगा, पहले उसकी बात मानी जाएगी, ये प्रायोरिटी पहले होगी, उसके बाद जब ये इसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तब 1 और 2 मानना। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन की पावर बढ़ा देना, उस पर्टिकुलर सेक्शन की एक अहमियत को इंक्रीज कर देना, उस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देना। पहले वो वाला सेक्शन की प्रायोरिटी पहले देखी जाएगी, फिर अदर सेक्शन जो है वो है उससे पहले वो। ऐसे लिखा होगा नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन कह रहा है कि सेक्शन 128 में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, पहले ये सेक्शन की बात मानो, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड का मतलब यहां लिख दिया गया है। आया समझ में? तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन ऐसे कहीं पर लिखा हुआ, नॉटविथस्टैंडिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन की पहले प्रायोरिटी, उस पर्टिकुलर सेक्शन के पास ज्यादा पावर दी गई है, लॉ ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा पावर दिया एज कंपेयर टू अदर सेक्शन, एज कंपेयर टू अदर सेक्शन। तो नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन का इसका मतलब क्या है, लिखना चाहे आप क्या लिखेंगे कि जब भी किसी सेक्शन के अंदर नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड का यूज करा गया है तो इस सेक्शन की पावर सबसे पहले ज्यादा है
इस सेक्शन को प्रायोरिटी पर रखेंगे अदर सेक्शन से। पहले ये वाले सेक्शन को मानेंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे सेक्शन पे आप उसको फॉलो करेंगे। पहले इस सेक्शन को फॉलो करना जरूरी है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है अदर सेक्शन से। दिस वर्ड का मतलब ये होता है। आया समझ में? क्लियर हो गया? नॉट स्टैंडिंग का मतलब, इसके लिए मैंने दोस्तों जगह भी छोड़ रखी है आपके लिए, मैंने जगह छोड़ रखी है, यहां पर आप लिख सकते हैं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग में जगह छोड़ रखी है, लिख सकते। अब देखो बहुत जगह सब्जेक्ट टू भी नजर आएगा, मैं कॉपी करके दिखा देता हूं। चीजें जब आपके सामने होती है ना तब आपको पता चलता है कि हाँ यार ये तो है एक्चुअल में और ई बुक में। मैंने नहीं कहा। अब इधर देखो, पता कितने हैं? 149 बार लिखा हुआ है 114 सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। देखते जाओ, आप देख रहे हो कितनी बार लिख रखा है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट। कभी सोचा है इसके बारे में आपने? हम तो पढ़ देते थे सर, हमें कहा, ऐसे कौन सोचता है। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू पूरे कंपनी लॉ के अंदर जितना हमारे सिलेबस के अंदर है, यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे 149। अगर आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं देख पाओगे क्योंकि सर्च करा है ना मैंने। 149 बार वर्ड का यूज करा गया है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। आपको मैं अभी दिखा दूंगा, तो में आ गए सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। देखते रहिए, आप खुद अपनी पीडीएफ खोलो, उस पर सर्च करिए सब्जेक्ट टू का यूज करा। देख रहे हो आप, सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन, सब्जेक्ट टू यहां पर आ गया, सब्जेक्ट टू बहुत सेक्शन, टोटल 149 बार है। कभी सोचा नहीं था इस बारे में यार सब्जेक्ट टू का मतलब भी अलग होता है लॉ के अंदर। यस, अब क्या होता है सब्जेक्ट टू का मतलब, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नॉट स्टैंडिंग का समझ में आया? नॉट स्टैंडिंग का मतलब होता है जब भी किसी सेक्शन के अंदर नॉट स्टैंडिंग वर्ड का यूज करा गया है, इस सेक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। इस सेक्शन की पावर, इस सेक्शन की सबसे ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू अदर सेक्शन। पहले इस वाले सेक्शन को फॉलो करो, तब जाकर दूसरों को फॉलो करना। ऐसे नहीं कहना मैं कि इसको फॉलो करो दूसरों को मत करो। दूसरा जो कह रहा है कहने दो, पहले ये बोलो जो ये कह रहा है उसकी बात मानो, पहले इस सेक्शन की बात पहले मानो, इसको पहले फॉलो करो, उसके बाद दूसरे को भी फॉलो करना है कर लेना, करो, पर इसको पहले करना है आपको, दूसरे से पहले इसको करना है। राइट, अब आ जाइए बेसिक मीन समझते हैं सब। दोस्तों एक बात और बतानी है, मैं थोड़ा भूल गया उस बारे में। हाँ, नॉट स्टैंडिंग के बारे में एक बात और बतानी है, मैं तो भूल ही गया, मेरे दिमाग से निकल गई चीजें। देखिए नॉट स्टैंडिंग के अंदर एक बात और है, यहां पर भी बहुत सारी चीजें होती है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ऐसे लिखा होगा पूरा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब ये वर्ड के साथ ना 3 वर्ड और जुड़ सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा गया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। अब ये अदर की बात कर लेते हैं। देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर ना 3 जगह पर इसका यूज करा जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग के साथ आगे क्या यूज करा जाता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इन दिस एक्ट, इन दिस एक्ट, एक ये वर्ड का यूज किया जाता है। मैं बहुत डीपली, बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्यूचर में जहां जहां आपको नॉट विद स्टैंडिंग दिखेगा उसके साथ कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्या? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन के बाद इन दिस एक्ट एक यूज करा जाता है, इन दैट सेक्शन, इन दिस सेक्शन, इन दिस या दैट सेक्शन, एक ये वर्ड का यूज किया जाता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। और एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर टाइम बीइंग इन। पता क्या बोल सकता है आपको? नॉट, थोड़ा डिटेल में अगर मैं जाना चाहूं तो डिटेल क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया आपको कि उस पर्टिकुलर सेक्शन की ज्यादा पावर है। किससे ज्यादा पावर है? इन दिस एक्ट, एक्ट से ज्यादा पावर है, एक्शन से ज्यादा, किसी सेक्शन से ज्यादा पावर है, या पूरे दुनिया में जितने भी लॉ इन्फोर्स हो रखे हैं उनसे सबसे ज्यादा पावर है। 3 बातें पूछ सकता है। पहले, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ना, अब आपको बेसिक बातें समझाना है। अब आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, मान लो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो, आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो, और कंपनीज एक्ट 2013 में मान लो किसी सेक्शन 123 है, उस सेक्शन में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन
इन दिस एक्ट, अगर इन दिस एक्ट का वर्ड यूज करा गया है तो क्या मतलब है इसका? देखिए सेक्शन 23 कोई होगा, मान लो कोई होगा, उस सेक्शन में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो सेक्शन 23 है ना, इस सेक्शन को एक्ट से भी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। एक्ट के अंदर, एक्ट गया भाड़ में, एक्ट से मतलब नहीं है मुझे, ये सेक्शन जो कह रहा है उसको एक्ट, पूरे कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन है, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन की पहली बात सुनो, इस सेक्शन की प्रायोरिटी एक्ट से ज्यादा भी है। समझ में आ रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। इन दिस एक्ट का मतलब जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, आपने अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं पर लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। इसका मतलब जो एक्ट पढ़ रहे हो उस एक्ट का ही सेक्शन में ये लिखा है इन दिस एक्ट वाला, तो इस पर्टिकुलर एक्ट से भी ज्यादा पावर है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। मतलब एक्ट को भी ओवरराइड कर दे रहा है। भाई एक्ट से मतलब नहीं मुझे, ये सेक्शन जो कह रहा है इसकी बात, पूरे एक्ट में जितने भी सेक्शन है सबसे ज्यादा पावर इस एक्ट के पास है, इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले नंबर पे है। ऐसे लिखा सकता है, या ऐसे लिखा होगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस, इन दैट सेक्शन 22। कह रहा है 23 में क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट सेक्शन 22। कहते हैं सेक्शन 22 में जो लिखा है उसको हटाओ, सेक्शन 23 में जो लिखा है उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 22 से पहले। मतलब ये एक्ट को ओवरराइड नहीं कर रहा, ये वाला ऐसे लिखा होगा ना, इन दैट सेक्शन 22, इन दिस सेक्शन 22, सेक्शन 22 में को ही ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 23। तो अगर सेक्शन 23 में ये वर्ड यूज करा गया है तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा पावर है, एक्ट से ज्यादा नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा पावर है सेक्शन 23 में। 22 से ज्यादा पावर 23 में, एक्ट से नहीं। अगर लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, तो एक्ट में जितने भी सेक्शन है सबसे ज्यादा पावर इस वाले सेक्शन में, इसको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आया समझ में? और अगर कहीं पर लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द, इन एनी अदर लॉ, इन एनी अदर लॉ, इसका मतलब पता है क्या है यार? पूरी इंडिया में जितना भी लॉ है, एक्ट छोड़ो, सेक्शन छोड़ो, पूरी इंडिया में जो भी लॉ है, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो आप, कंपनी लॉ में किसी एक सेक्शन में ऐसे लिख दिया गया नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, कोई भी लॉ हो पूरी इंडिया का, उस पर सारे लॉ को भाड़ में जाए, पहले ये वाला सेक्शन को पहली प्रायोरिटी होगी उस पर्टिकुलर लॉ से। कोई भी लॉ हो, कंपनी लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ हो, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कोई भी किसी भी टाइप का लॉ है, उस लॉ से ज्यादा प्रायोरिटी इस पर्टिकुलर सेक्शन को देंगे हम। तो 3 वर्ड का ये तो बहुत कम यूज होता है, बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, उसके बाद ये, एंड देन लास्ट में ये होगा। लॉ, एनी अदर लॉ का मतलब समझ में आया? कंपनी लॉ ही नहीं, कोई भी अदर लॉ होगा उस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, पूरी इंडिया का कोई भी लॉ है उस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगी। अगर लिखा है इन दैट सेक्शन 22 से ज्यादा प्रायोरिटी इसको देना है, फिर 22 को दो। एक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, एक्ट में जितने भी सेक्शन है उसको छोड़ो, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो इन दिस सेक्शन, इन दिस एक्ट, इन दिस सेक्शन या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जो पूरे लॉ इंडिया में इनफोर्स हो रखे हैं उससे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्शन में। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, क्या समझ में आया ना? मतलब इसका मतलब समझ में आया? एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, फोर्स का मतलब ये होगा कि वो लॉ जो इंडिया में लागू हो रखे हैं, एप्लीकेबल है, चल रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ज्यादातर यूज हमें दिख रहा है हमारी बुक के अंदर। मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं एक बार और बुक में फिर दोबारा पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें बार बार देखने को मिलती है। सबसे पहला है नॉट विथ स्टैंडिंग। देखो यहां दिख रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सबसेक्शन 1, सिर्फ बात कर रहा है सबसेक्शन 1 से पहले प्रायोरिटी दे दो, बस सेक्शन की बात कर रहा है, दूसरा वाले पॉइंट की बात आगे बात करते हैं, चल ना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर होगा ना, जो भी होगा इसमें, इस चैप्टर के में कोई भी प्रोविजन हो उससे पहले प्रायोरिटी इस सेक्शन की होनी चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ नहीं लिखा, एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो भी चैप्टर में पढ़ रहा हूं उस चैप्टर में मान लो 20 प्रोविजन है, 20 प्रोविजन से पहले प्रायोरिटी आपको इस सेक्शन में देनी है। आ रहा समझ में? आप समझ में आ रहा होगा। अब आप डीपली समझ रहे हो दोस्तों, डीप ऐसे थोड़ी ना, आप ऐसे समझाऊंगा आपको, बहुत डिटेल में ले जाऊंगा।
नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, इस पर्टिकुलर एक्ट में, कोड में ये आपके पास आ गया बहुत सारी चीजें। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब इस वाले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो लिखा होगा उससे ज्यादा पावर इस पर्टिकुलर सेक्शन की होगी। मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट की इतनी पावर नहीं जितनी इस पर्टिकुलर सेक्शन की है। आगे, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, देखो यूज हो गया, मतलब पर्टिकुलर एक्ट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस, अरे यार सब सेक्शन 1 ये हो चुका है। बस आपको एक झलक दिखा रहा हूं कि कहां और कहीं पे लिखा है, ये देखो देखो देखो, ये वाला दिखा रहा था बस मैं आपको, मिल गया। सेक्शन 122(4) प्रोवाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। अब मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूं, कंपनी लॉ में कोई भी सेक्शन हो, उस पूरे सेक्शन, कंपनी लॉ के जितने भी सेक्शन है, सबसे पहली प्रायोरिटी इस सेक्शन को मिलनी चाहिए। एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो, भाड़ में जाए, वेयर देयर इज ओनली वन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वाली बात सबसे पहले होनी चाहिए। आ रहा समझ में? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा था। अब आप समझ में आ रहा होगा, जब भी आप ये वर्ड यूज करोगे नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब उसकी पावर सबसे पहले होगी, और एक्ट से पहले होगी, सेक्शन से पहले होगी, किसी पर्टिकुलर कोड से पहले होगी, या किसी पर्टिकुलर प्रोविजन या किसी पर्टिकुलर चैप्टर से पहले होगी। ये आप समझ गए हैं। अब डिटेल में आइए, अब मैं आगे बात कर लेता हूं सब्जेक्ट टू की, क्योंकि सब्जेक्ट टू भी बहुत ज्यादा बार यूज करा गया है अपने इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। आइए सब्जेक्ट टू के बारे में देखते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट, सब्जेक्ट टू और नॉट विथ स्टैंडिंग में अपोजिट रिलेशन होता है। सब्जेक्ट टू और नॉट विथ स्टैंडिंग में अपोजिट रिलेशन होता है दोस्तों। अपोजिट रिलेशन क्या मतलब, देखो मैं दोनों का मतलब, अभी मैंने आपको नॉट विथ स्टैंडिंग पढ़ाया, पहले एक बार फिर से नॉट विथ स्टैंडिंग पढ़ा। अगर नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा है कि सेक्शन, किसी सेक्शन में लिखा है, सेक्शन मान लो सेक्शन 122 में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट सेक्शन 1 and 2, मान लो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है भाई नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1 और 2, 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, पहले मेरी बात मानो, यही मतलब है नॉट स्टैंडिंग का। सेम चीज अगर लिखा हो सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में लिखा हो सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 and 2, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू और नॉट स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ। नॉट स्टैंडिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया कि 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो सेक्शन 3 की बात पहले मानी जाएगी। अगर कहीं लिखा है सब्जेक्ट टू, इसका मतलब सेक्शन 3 की बात मान लेना, सेक्शन 3 की बात भी मान लेना, पर उससे पहले 1 और 2 की बात पहले माननी जरूरी है। मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग अपने सेक्शन को प्रायोरिटी देता है पहले को, 1 और 2 से पहले सेक्शन 3 की प्रायोरिटी पहले होगी अगर नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज अगर हुआ है सेक्शन 3 में तो 1 और 2 से पहले उसकी प्रायोरिटी है। अगर सब्जेक्ट 2 का यूज हुआ है किसी सेक्शन के अंदर, किस सेक्शन के अंदर सब्जेक्ट 2 का यूज हुआ और कह रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन का सब्जेक्ट 2 है, मतलब ये वाले सेक्शन मानने के बाद हमारा मान लेना, पहले हमारा मानना जरूरी नहीं है इतना, पहले सेक्शन 1 और 2 मानो उसके बाद हमारा मान लेना, हमारा भी कह लेना, हमारा भी फॉलो कर लेना, पर प्रायोरिटी पे मत रखो, पहले प्रायोरिटी दूसरे वाले सेक्शन को दो, हमारी बाद में चलेगी। फर्क है अपोजिट रिलेशन नॉट विथ स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू में। नॉट विथ स्टैंडिंग में क्या होता है, पहले प्रायोरिटी मुझे दो, दूसरों को बाद में देना, ठीक है। सब्जेक्ट टू का मतलब मेरे को बाद में प्रायोरिटी देना, पहले दूसरों को दो। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 3 में लिखा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 और 2, 1 और 2 को पहले मानो, जब वो कंप्लीट हो जाए तब मेरे पास आकर मेरे एक्ट को, मेरे प्रोविजन को मान लेना। सब्जेक्ट 2 में क्या होता है, हम दूसरे सेक्शंस को प्रायोरिटी देते हैं, अपने सेक्शन को नहीं। नॉट स्टैंडिंग में आप अपने सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे से ज्यादा अपने को देते हैं। सब्जेक्ट 2 अगर कहीं होगा किसी उसमें तो क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को पहले मानना, फिर जब वो खत्म हो जाए मान लेंगे तब हमारा भी मान लेना। आ जाइए अब दिखाता हूं मैं आपको कहां पर लिखा है सब्जेक्ट।
बहुत सारे हैं, पर आपको ऐसी जगह पढ़ाऊंगा जहां पर आपको लगे कि हाँ अरे ये एक मिनट दीजिएगा, है ना, एक कंपनी लॉ मैंने पूरे इसमें पूरी बुक का सब्जेक्ट तो निकाल दिया यार, कंपनी लॉ का चाहिए मुझे, कंपनी लॉ का। हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 मतलब ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है पहले बाद में मानना है इस पॉइंट को। पहले जो सेक्शन सबसेक्शन 4 में लिखा गया है ना, 6 वाले पॉइंट में सबसेक्शन 6 के पॉइंट बाद में मानना, पहले जो 4 में लिखा है उसको पहले मानना। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है कि सेक्शन सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, इसका मतलब क्या है कि भाई सबसेक्शन 4 में जो बात लिखी है उसको पहले मानो, उसकी प्रायोरिटी पहले है मेरे सेक्शन से। आया समझ में? देख रहे हो आप, ये कंपनी लॉ का है। और भी कहीं लिखा है, लिखा तो बहुत जगह है दोस्तों, पर मैं सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लॉ पढ़ेंगे तब तक तो मैं आपको वहां बताता भी चलूंगा चीजें, है ना। बहुत जगह लिखा हुआ है, लिखने को तो बहुत जगह लिखा है सब्जेक्ट टू। ठीक, चलिए आइए अगला पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सब्जेक्ट टू का है, अब यहां पर लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो आपने सोचा भी नहीं होगा ये वर्ड भी होगा इसके अंदर, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। कम है पर है, सिर्फ दो है पर है दोस्त। मैं नहीं कहा, देख रहा हूं अब सामने दिख रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, दिख रहा है आपको सामने, है वर्ड होते हैं ये, देख रहे हो आप। इसका मतलब क्या है, एक और दिखा देता हूं, दो है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, दिख रहा है आपको, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, दिख रहा है आपको। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस के पॉइंट में है। आइए इसका मतलब समझते हैं कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का बेसिकली क्या मतलब। हाँ, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लिखा है ना सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसका मतलब यह है कि भाई मेरा सेक्शन मान लो, पर अगर किसी सेक्शन में लिखा हुआ है वो चीज तो वो पहले मान लेना, मेरा नहीं भी मानोगे तो चलेगा, पर उसको मानना जरूरी है। फर्क पर समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट टू में मेरा भी मानना है और उसका भी मानना है, पहले उसको मान लेना, उसका कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा मान लेना। इसमें सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब मेरा सेक्शन मानना हो तो मान लेना, नहीं तो जो सेक्शन में बता रहा हूं इसके अलावा वो तो मानना जरूरी है, उसको पहले मानना, अगर मेरा नहीं मानो तो चलेगा पर मानना हो तो मान लीजिएगा, ऐसे कह रहा है। दोनों में फर्क ये होता है। इधर देख क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, कहता है सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उसको तो मानना जरूरी है, पर अगर यहां पर जो बात लिखी है इसको भी मानना हो तो मान लेना। मतलब मे है, मे का यूज करा गया है, सेल का यूज नहीं करा, मानना ही है, मे का यूज। नथिंग इन दिस चैप्टर सेल अप्लाई, है ना, ये तो अलग बात होगी, सेल अप्लाई वो अलग चीज है, पर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है समझ में आ गया। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है ये भी दूसरे सेक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है, कह रहा है उसको मानना ही है, मेरा मानना ना मानना ऑप्शनल है, मेरा मानना चाहो तो मान सकते हैं, इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है लॉ के अंदर, क्योंकि यहां पर ऑप्शनल की बात आ जाती है, मे की बात आ जाती है कि देखो जो सेक्शन में आपको बता रहा हूं ना सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 है इसकी तो बात आपको माननी है, बट जहां पर ये मेरे सेक्शन में जो मेरी बात लिखी है इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 2 में जो लिखा है ये भी मानना हो तो मान लीजिएगा, मे है, ऑप्शनल है, इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है लॉ के अंदर, क्योंकि लॉ बनाया इसलिए है क्योंकि मानो, ऑप्शन के लिए नहीं बनाया, इसलिए इनका यूज कम किया जाता है। ठीक है जी, लिख सकते हो आप। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है विदाउट प्रिजुडाइस, बहुत बार आया होगा, मैंने इतनी बार इसको पढ़ाते हुए देखा है, मैं भी दिखाता हूं आपको।
सर्च कर लेते हैं, पेस्ट कर, सामने दिख गया। विदाउट प्रिजुडाइस, एक बार देखो, फिर दोबारा, विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, बहुत बार है विदाउट प्रिजुडाइस। तो आइए इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब बेसिकली, है ना। तो बहुत जगह देखने को, देखिए अगर हम बात करें विदाउट प्रिजुडाइस, तो विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब होता है कि विदाउट मतलब बिना किसी तकलीफ पहुंचाए दूसरे सेक्शन को, दूसरे सेक्शन को हम हैम्पर नहीं कर रहे, दूसरे सेक्शन को हम ओवरराइड नहीं कर रहे। किसी सेक्शन में कोई बात लिखी गई होगी, है ना, किस सेक्शन की कोई बात लिखी है, तो लॉ का वर्ड लॉ ये कह रहा है जिस पर्टिकुलर सेक्शन या सबसेक्शन में विदाउट प्रिजुडाइस वर्ड का यूज किया जाता है लॉ द्वारा, लॉ मेकर द्वारा, तो वो आपको ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, इस सेक्शन को आपको मानना है, बट हम ये सेक्शन इसलिए बना रहे हैं, इसलिए बनाया हमने सेक्शन, ये जो भी जिसका भी मतलब बनाया, जो भी रीजन है बनाने का, बट जब भी हम ये सेक्शन बना रहे हैं तो हम किसी और सेक्शन को हैम्पर नहीं कर रहे, तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, किसी और सेक्शन को हम ओवरराइड नहीं कर रहे कि इसकी बात मत मानो, मेरी बात मानो, इस सेक्शन की बात मत मानना, वहां लिखा है 5 दिन की, वहां लिखा है भाई 5 लाख की पेनल्टी, और हमारे सेक्शन में लिखा है 2 लाख की पेनल्टी, तो हमारी बात मानो ना, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी किसी सेक्शन के अंदर लिखा होता है विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, इसका मतलब ये हुआ कि सब सेक्शन 2 में जो बात लिखी है वो तो मानना है, पर जो हमारी बात लिखी है ये भी मानना है, पर कभी भी हम सबसेक्शन 2 को और हमारे में जो लिखा है उसमें कभी भी ओवरराइडिंग नहीं होगा, कभी भी मिसमैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो लिखा है वो दूसरा वाला मना कर रहा है और दूसरे में जो लिखा हो पहला वाला मना कर रहा है कि इसकी बात मानो, ये मत करो, वो मत करो। पहले वाले में लिखा है कि 5 लाख की पेनल्टी लेनी है, दूसरे में लिखा नहीं 5 की नहीं 3 की दो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? फर्क ये है कि अगर किसी सेक्शन के अंदर, किसी पर्टिकुलर सब सेक्शन के अंदर लिखा है विदाउट प्रिजुडाइस, तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन बनाया है, ठीक है, पर ये सेक्शन बनाते वक्त इस सेक्शन को तकलीफ नहीं दी, इस सेक्शन को कोई ऐसे नहीं करा कि ओवरराइड कर दिया कि ये सेक्शन में जो लिखा है इसकी बात मत मानना, इसके बाद मेरे वाले सेक्शन की बात मानना, ऐसा कुछ नहीं है। इस सेक्शन में जो लिखा है वो लिखा है, उसको तो मानो, साथ में मेरे सेक्शन को भी मानो, कंपलसरी है, दोनों में कंपलसरी मानना है। बट मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो सबसेक्शन 2 है ना, उसको हमने कोई भी ओवरराइड नहीं करा, उसकी भी बात मान सकते हो, हमारी भी मान सकते हो, इकट्ठा मान सकते हो। जैसे कि उसमें लिखा है 5 लाख की पेनल्टी मिलेगी और हमारे में लिखा है जेल होगी, तो 5 लाख की पेनल्टी और जेल दोनों हो सकती है इकट्ठा। ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख की पेनल्टी एक में लिखा है, दूसरे में 3 लाख की लिखा है, तो एक वाला सेक्शन दूसरे को क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है कि मेरी बात मान, 3 दे, वो कह रहा 5 दूंगा, वो कह रहा 3 देना पड़ेगा, वो कह रहा 5 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों सेक्शन की बात एक साथ मानी जा सकती है, मानना दोनों को ही है, पर कभी भी ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जब बनाया होगा तो सबसेक्शन 2 वाले को कोई तकलीफ नहीं होगी। एक पर्टिकुलर पर्सन सबसेक्शन 2 भी मान सकता है और हमारा भी मान सकता है, एक साथ साइमल्टेनियसली, कहीं पर भी कोई मिसमैच नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब होता है बिना किसी तकलीफ के, हमने मतलब इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को हमने कोई तकलीफ नहीं दी, भैया तुम्हारा सेक्शन भी मानेंगे, हमारा भी मानेंगे, दोनों एक साथ मान सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन। दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट प्रिजुडाइस, राइट। अगला, अब यहां पर जो अगला वर्ड आता है उसका है सेल और मे। देखिए सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब है, लॉ कह रहा है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा, कंपलसरी है मानना, इसको मानना ही पड़ेगा। सेल मतलब जरूरी, मस्ट है, आपको करना ही करना है। अगर वर्ड लिखा है मे, तो लॉ कह रहा है ऑप्शन है, पर हमारी एडवाइस है कि मानो, एडवाइजेबल है, हम कहेंगे कि मान लेना, पर मर्जी, आप नहीं मानोगे तो कोई आपको कोई रोक टोक नहीं है, नहीं मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एक एडवाइस है, हम एक एडवाइस दे रहे हैं कि ये मान लेना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मे। तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन में मे लिखा होता है वहां एडवाइस देती है गवर्नमेंट कि हाँ ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको मान सकते हो, आप मानोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो कोई आपको कोई पेनल्टी या कोई जेल कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई ट्रैफिक रूल के बारे में अगर देखोगे तो ट्रैफिक रूल में हर जगह सेल का यूज किया जाता है कि मानना ही पड़ेगा भैया, रेड लाइट पे रुकना ही है आपको, सेल में नहीं है, नहीं मानोगे तो चलेगा, नहीं सेल पे रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, रेड लाइट पर रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी। जैसे कि मान लो एक बाइक में 3 जने अलाउड है, एक बाइक में 3 जने अलाउड है, एक लड़का 2 लड़की अलाउड है, एक लड़का 2 लड़की अलाउड है, 3 लड़के नहीं,
दो लड़के एक लड़की नहीं, एक लड़का और पीछे दो लड़की अगर बैठी होगी तो अलाउड होगा। और तो इसमें कहा जाता है कि लॉ में लिखा है कि एक बाइक में एक लड़का दो लड़की अलाउड है, में एडवाइजेबल है कि ना बैठे, ना बैठे, दो ही जने चलाए, तीन ना बैठे, एडवाइजेबल, बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेनल्टी नहीं देंगे। मान लो लॉ ने कहा कि तीन जने अगर बाइक में बैठते हैं तो पेनल्टी चार्ज होगी, बट अगर एक लड़का और दो लड़कियां होती है तो पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। एडवाइजेबल ये है कि ना बैठे, अगर आप बैठकर चले गए कहीं पर तो आपको पेनल्टी नहीं ली जाएगी। समझ में आया? मे का मतलब गवर्नमेंट एडवाइस दे रही है, एडवाइस दे रही है कि भाई मत करो, या मान लो या मत मानो, मान लो कह रही है, मान लेना मर्जी है, कल का मतलब मानना ही पड़ेगा, नहीं माने तो पेनल्टी लगेगी। माया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट मैं आपको अगर सर्च करके दिखाऊंगा ना तो हर तीसरे हर चैप्टर के एक के अंदर वर्ड मिलेगा ये। मतलब और 500 अगर लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर मान लो 250 पन्ने ना, 250 के पन्ने में होगा ये वाला वर्ड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एंड प्रोवाइडेड आल्सो दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एंड प्रोवाइडेड? देखिए प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन क्रिएट करना। प्रोवाइजो का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन क्रिएट करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान समझिए। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोविजो। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट प्रोविजो कहते हैं। अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन अगर स्टार्ट हो, कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट से, इसका मतलब होता है फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो मतलब फर्स्ट एक्सेप्शन। अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। फर्स्ट प्रोविजो, अगर आप कह रहे हो कि नहीं और एक और चाहिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट से, उसको बोलते हैं सेकंड प्रोविजो, मतलब सेकंड एक्सेप्शन। और अगर कहीं स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट से, अगर कहीं स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट से, इसका मतलब होता है थर्ड प्रोविजो। और इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यही होता है, फिफ्थ, सिक्स्थ यही होता है, उसके बाद अलग नहीं होता। तीन ही प्रोविजन बनाते हैं। अगर आपको चौथा बनाना है, पांचवा बनाना है, छठा बनाना है, सातवां बनाना है तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट ही यूज करोगे आप। पहले प्रोविजन बना, एक सेक्शन है उसका पहली एक्सेप्शन डालोगे तो प्रोवाइडेड दैट वर्ड का यूज करोगे, दूसरी डालोगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट का यूज करोगे, तीसरी डालोगे प्रोवाइडेड आल्सो दैट का यूज करोगे, चौथी डालोगे तब भी आल्सो दैट, पांचवी डालोगे तब भी आल्सो दैट, फिर आल्सो दैट ही चलेगा। अगर किसी सेक्शन में, अगर कोई सेक्शन है और उस सेक्शन का अगर आपको कोई एक्सेप्शन लाना है ना, कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी कुछ एक्सेप्शन लेकर आनी है, तो प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट कर दो, वर्ड एक्सेप्शन बना दो। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना होता है लॉ मेकर को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कहना होता है अरे यार यह सेक्शन के अंदर तो यार हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप सेक्शन काटेंगे तो नहीं, पर्टिकुलर एक सेक्शन जो बन गया, अब उस सेक्शन को काट नहीं सकते। एक सेक्शन जो बन जाता है वो बन जाता है, काटना बड़ा मुश्किल होता है चीजों को, सेक्शन को हटाना, रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब उस सेक्शन के अंदर अगर कोई चेंजेस लाने हो तो चेंजेस कैसे लाए जाए? एक्सेप्शन डालकर, प्रोवाइजो डालकर, प्रोवाइडेड दैट करके पहला प्रोविजन लाओ, प्रोवाइडेड दैट से दूसरा प्रोविजन लाओ। और अगर लगता है यार प्रोवाइडेड दैट होगा 2 साल बाद, पहले बार सेक्शन लेकर आए, मान लो कंपनी एग्जांपल लेते हैं, कंपनी 148 सेक्शन में कहती है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कोई भी सेक्शन में कहती है, कंपनी कहती है भाई कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, ऐसे सेक्शन लेकर आए। बाद में रियलाइज हुआ यार 15 डायरेक्टर तो बहुत कम है, 15 डायरेक्टर तो बहुत कम है, तो क्या करा जाए? तो कंपनी ने एक प्रोविजन, अब ये काट तो सकती नहीं है भैया, 15 को 16 तो कर नहीं सकती, तो क्या करेगी कंपनी? अब क्या करेगी? लॉ मेकर क्या करेगा? कहेगा यार 15 को कैसे बढ़ाऊं? तो उसने क्या करा, एक पैराग्राफ इस सेक्शन के नीचे डाल दिया और लिख दिया प्रोवाइडेड दैट अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर ला सकती है, बट एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना होगा, और अप टू 20 तक ही ला सकती है। एक्सेप्शन डाल दी। पहले वाले सेक्शन में क्या लिखा था? मैक्सिमम 15 यूज कर सकते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकता है। ऑर्डिनरी रेजुलेशन क्या होता है? इसमें होती है सहमति,
ठीक है, आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको, है ना, आगे जाकर ऑर्डिनरी रेजुलेशन करके पढ़ाऊंगा, रेजुलेशन का पॉइंट आएगा तो आगे जाकर सिखाऊंगा। सहमति देनी होती है, लोगों को सहमति देनी होती है। क्या सहमति क्या है आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी समझो। 15 से ज्यादा अगर डायरेक्टर चाहिए कंपनी के अंदर तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना होगा। ये हो गया फर्स्ट प्रोविजन। अब लॉ मेकर लगा यार 20 तक तो अब भी कम है, क्या करा जाए। तो अगर लॉ मेकर रहे फिर एक और प्रोवाइडर, अब ये बन चुका था, अब लोग मेरे को लगा कुछ सालों बाद कि यार 20 डायरेक्टर कंपनी में कम है और ज्यादा बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाए। अब इसको काट थोड़ा देंगे ना, इसको काट सकते हैं ना, इसको काट सकते हैं। अब एक और प्रोवाइडेड फॉर दैट अगर कंपनी को 20 से ज्यादा अगर डायरेक्टर चाहिए अप टू 30 तो उसको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है लॉ में, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैं बस आपको बता रहा हूं क्या है इसका मतलब। लो हो गए 20 से 30, अगर किसी कंपनी को डायरेक्टर बढ़ाना होगा तो स्पेशल रेजुलेशन पास कराए और 20 से 30 डायरेक्टर भी बीच में ला सकता है। ऐसे कोई लॉ में नहीं लिखा दोस्तों, मैं बस आपको एग्जांपल के पॉइंट समझा रहा हूं कि क्या होता है। कुछ सालों बाद कंपनी को यार 30 भी कम है, अब क्या करा जाए। कुछ सालों बाद ऐसा लॉ मेकर को लगा, जो लॉ बनाने वाले हैं उनको लगा यार 30 कम है, क्या करा जाए। तो अब लेकर आएंगे एक और एक्सेप्शन कि अगर कंपनी चाहे तो 50 ला सकती है, मैक्सिमम 50 लेकर आ सकती है। अगर कंपनी का ऑनर और 2 डायरेक्टर हाँ कर दे तो, कंपनी का ऑनर और कंपनी के 2 डायरेक्टर हाँ कर दे तो 50 भी ला सकती है। समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं हम, प्रोवाइडेड दैट। तो अगर किसी सेक्शन को बना दिया गया है, अब उस सेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ बढ़ाना है, चीजें घटानी है, तो फिर उस सेक्शन को काट नहीं सकते, काट कर ठीक नहीं कर सकते। नया एक प्रोविजन लेकर आओ, एक पैराग्राफ उसके नीचे और डाल दो और उसमें बता दो कि ये हो सकता है, अगर ये करा तो ये। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर बोला, अब 15 से मैं लॉ मेकर को बढ़ाना था तो लॉ मेकर ने क्या करा, 15 से 20 करने के लिए कुछ कंडीशन लगा दी, क्या था ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करो 15 से 20 कर लो, ठीक है जी। और वो लगा यार 20 भी बहुत कम है, 20 से 30 करना हो तो क्या करे, स्पेशल रेजुलेशन पास कर दो। एक और लिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो प्रोविजो क्या होता है, ऊपर वाले सेक्शन की एक्सेप्शन बना देता है कि अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी तो इससे बढ़ सकते हैं, ये कंडीशन है तो इससे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर समझाना होता है लॉ मेकर को, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई चीज एड ऑन या नया कॉन्सेप्ट लाना होता है तो प्रोवाइडेड दैट या प्रोविजो का यूज किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट को बोलते हैं फर्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट को बोलते हैं सेकंड प्रोविजो, प्रोवाइडेड आल्सो दैट को बोलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर आगे चलते रहते हैं। एड ऑन करते जाना चाहिए, लॉ मेकर कर देगी। मैं आपको दिखाता हूं हकीकत में, आंखों से जब दिखाई देता है ना दोस्तों तभी मजा आता है, अदरवाइज मजा नहीं आता। देखना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, आए जा रहा है, अभी आएगा प्रोवाइडेड भर भर के आते हैं। तो मैं एक साथ ऐसे दिखाता हूं आपको कि एक साथ तीनों मिल जाए, मिल गए, एक साथ तीनों मिल गए। भैया ध्यान सुनना, ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में कुछ बातें लिखी यहां तक, फिर समझ में आया क्या कह रहा है कि यार कुछ और एड ऑन करते हैं तो प्रोवाइडेड दैट से एड ऑन कर दिया, प्रोवाइडेड दैट से एड ऑन करता है, फिर प्रोवाइडेड डाला गया, फिर उनको लगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, मतलब और चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, तो अब क्या करा उन्होंने, पहले प्रोवाइडेड दैट से, देखो ये पर्टिकुलर सेक्शन ये था, सेक्शन था सेक्शन 3, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ कंपनी में सेक्शन 3 की बात करी गई। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ये बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा चीजें, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या, मैं पढ़ाऊंगा, सेक्शन 3 भी पढ़ाऊंगा आगे, अभी पढ़ाने वाला अभी तो बेसिक लॉ समझा रहा हूँ आपको, डिटेल वो भी हायर लेवल। सेक्शन 3 में कोई बात लिखी गई होगी, अब कुछ बात रह गई होगी तो उन्होंने कहा क्या करे, या कुछ चेंजेस करना होगा तो क्या करे, प्रोवाइडेड दैट लिया फर्स्ट प्रोविजो और इस पे चेंज करके दिखा दिया। अब उन्होंने कहा यार ये बात भी हमने जो रखी है इसमें और कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो अब इसकी मान लो इसके अंदर भी, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अगर प्रोविजो लेकर आना है तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, या उस वाले के अंदर लाना तब भी फर्दर दैट। अब इनको लगा यार और कुछ भी लाना चाहिए, और कुछ भी लाना, इन्होंने स्टार्ट करा प्रोवाइडेड आल्सो दैट, तो ये हो गया फर्स्ट प्रोविजो, ये हो गया सेकंड प्रोविजो, ये हो गया थर्ड प्रोविजो। अब थर्ड के बाद फोर्थ आएगा तो तब भी प्रोवाइडेड आल्सो दैट वर्ड यूज होगा, ये देखो फिर दोबारा प्रोवाइडेड आल्सो, फिर नहीं होता, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा प्रोवाइडेड आल्सो दैट, ये हो गया फोर्थ प्रोविजो। मैंने आपको बताया सही, पहले प्रोविजो का स्टार्ट होता है, पहले प्रोविजो का मतलब होता है पहली एक्सेप्शन उस पर्टिकुलर सेक्शन की, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट का होता है सेकंड प्रोविजो,
प्रोवाइडेड आल्सो दैट का होता है थर्ड प्रोविजो, फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ भी सारे प्रोवाइडेड आल्सो दैट से चालू होते हैं। पर ये एक लाइन से होगा, ऐसे नहीं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट आ गया प्रोवाइडेड दैट नहीं है, ऐसे नहीं होगा, लाइन से होगा। पहले प्रोवाइडेड दैट ही आएगा, फिर फर्दर दैट आएगा, फिर आल्सो दैट, फिर चलता है। फर्दर दैट समझ में आएगा? जब मैं सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा कि इसमें क्या ऐसा रह गया जो अलग से बताया उनको, फिर और क्या रह गया जो अलग से बताया, फिर और क्या रह गया जो अलग से बताए जा रहे हैं, बार बार डाले जा रहे हैं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? समझ में आ गया जी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखो, टाइम निकल गया ना इतना टाइम। अब अगला पॉइंट जो आता है वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन। देखिए, जब भी क्लियरिटी देनी होती है ना किसी चीज के अंदर, जब भी किसी चीज के अंदर क्लियरिटी देनी होती है, आपको कोई डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, लॉ मेकर कह रहा है ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही लोगों को, तो लॉ मेकर को लगता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन समझ नहीं आ रही पब्लिक को या किसी पर्सन को समझ नहीं आ रही, तो उस पर डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करा जाता है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे अगर एक्सप्लेनेशन लिखा है तो लॉ मेकर ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को और डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उसका मतलब भी बताया है, पर एक अच्छे तरीके से बताया कि लोगों को समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग रहे। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन लोगों को समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होती है, तो मोर क्लियरिटी के लिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है नीचे, और दी गई होगी बहुतों में। दिखाता हूं आपको ये भी कॉपी करके। जब अगर कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दोस्तों, लॉ बनाते टाइम गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लॉ बना रही है, अब वहां पर कंफ्यूजन हो गई, जैसे कि ये रहा, मान लो यहां पर लिखा है कुछ, अब यहां पर लोग समझ नहीं पा रहे, लॉ मेकर बताना कुछ और चाह रहे थे, लोग कुछ और ही इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दी, भाई इसका मतलब ये है, नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई आप जो समझ रहे हो वो नहीं, जो हम समझाना चाहते हैं वो समझो। जैसे एसोसिएट कंपनी में लॉ ने ये लिखा, अब लोग इसका गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो अब नीचे दे दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई ये वाली एक्सप्लेनेशन है, इसको आप इस तरीके से लो। आया समझ में एक्सप्लेनेशन का मतलब? क्लियर हुआ? आ जाओ सबसेक्शन रूल, हाँ ये वाली चीज सिंपल सी चीज है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? क्लियरिटी देना उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अगर लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम समझाना कुछ और, लॉ मेकर समझाना कुछ और चाह रहे हैं, जब लोग उसको पढ़ रहे सेक्शन को वो समझ कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, तो लॉ मेकर ने क्लियरिटी के लिए, मोर क्लियरिटी देने के लिए अच्छे से अलग से एक्सप्लेनेशन डाल दिया जाता है कि हाँ लोग समझ पाए, जो हम कहना चाहते हैं वो लोग समझ पाए, इसलिए एक्सप्लेनेशन यूज होता है हर जगह, मतलब ज्यादातर जहां पर यूज होना। अच्छा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होती है कि सबसेक्शन है, सेक्शन है, क्लॉज है, सेक्शन में तो नहीं होगी। डिफरेंस सबसे ज्यादा जो बड़ी कंफ्यूजन है वो सबसेक्शन और क्लॉज में होती है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा दोस्तों आज, और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले ही 1 घंटा बीतने को आया है, बट जो अब मैं पढ़ा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको एक डीप नॉलेज चाहिए तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान से सुनना है, और आज के बाद से आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि भाई ये डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस है सबसेक्शन और क्लॉज के बीच। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल मैं आपसे एक लेता हूं। मान लीजिए अगर आपका लिखा है सेक्शन, फॉर एग्जांपल सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और ई, तो इस पर्टिकुलर को आप कैसे बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे यार सेक्शन 20 है, ये हमारा एक सबसेक्शन है, इसको हम सबसेक्शन कहेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो क्लॉज होता है, और इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो सब क्लॉज होगा। और ये मेनली सभी स्टूडेंट्स को पता है, मेनली सभी स्टूडेंट को पता है ये कि ये सबसेक्शन है या क्लॉज है, सॉरी सब क्लॉज। एक लाइन से जब होता है तो सर वो क्या होता है, क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सेक्शन 20 के बाद पहले सेक्शन आएगा, फिर सब सेक्शन आएगा, फिर क्लॉज आएगा और फिर सब क्लॉज आएगा। ये सभी बच्चों को पता है। देखिए अगर क्लॉज सबसेक्शन का पार्ट है तब तो कोई डिफरेंस होता नहीं है इसके, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए अगर कहीं लिखा है सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 और यहां पर लिखा है बी, तो कभी भी ऐसा लिखा है सेक्शन 41 बी, इसका मतलब सेक्शन 40 है सबसेक्शन 1 है और ये बी है जो क्लॉज है, क्योंकि ये बी इसका पार्ट है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर बी जो क्लॉज है अगर वो सबसेक्शन का पार्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे चीजों को कि पहले सेक्शन 20 होता है, पहले सेक्शन आता है, फिर सब सेक्शन होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब सेक्शन है जो, कभी कभी ऐसा होता है जो सब सेक्शन है, मान लो सेक्शन जो है उसके दो पार्ट डायरेक्टली निकल जाते हैं, कभी सब सेक्शन कहलाते हैं और कभी क्लॉज कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूं आपको सेक्शन 2(1), अब मुझे बताओ सेक्शन 2 के साथ क्या है, ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? बताओ, बता ही नहीं पाओगे आप। देखिए, एक स्टूडेंट सिंपल चीजें क्या बता सकता है कि अगर क्लॉज जो होता है वो सबसेक्शन का पार्ट होता है तो बता देगा, क्योंकि पहले 20 आएगा, सबसेक्शन आएगा, फिर सबसेक्शन आएगा, इसके बाद जो होगा वो क्लॉज हो। क्लॉज अगर सबसेक्शन का पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब क्लॉज दोस्तों डायरेक्टली इसका पार्ट हो जाता है सेक्शन का, तो ये इसके बाद क्लॉज चालू हो सकता है, उसके बाद सबसेक्शन भी चालू हो सकता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सेक्शंस है, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 हो सकता है और सेक्शन 20 सबसेक्शन और क्लॉज 1 हो सकता है। अब देखिए, वैसे तो क्लॉज जो होता है दोस्तों वो किसका पार्ट है? अगर क्लॉज सबसेक्शन का पार्ट होता है क्या आ गया था, पर कभी कभी ऐसा होता है जो क्लॉज होता है वो डायरेक्टली सेक्शन का पार्ट होता है और सबसेक्शन भी सेक्शन का पार्ट होता है। तो यहां कंफ्यूजन होती है कि यार जो सेक्शन है उसके आगे क्लॉज है या सबसेक्शन है। अगर क्लॉज सेक्शन का पार्ट है और सबसेक्शन तो देखो सेक्शन का पार्ट होता ही है, अगर क्लॉज भी सेक्शन का पार्ट है तो बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैं सेक्शन 20 के बाद क्लॉज 1 कहूं या सबसेक्शन 1 कहूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार बताओ इस पर्टिकुलर सेक्शन में सेक्शन 2 सबसेक्शन, ये सेक्शन 2 और 1 ये क्या है? ये सर क्लॉज है या फिर ये क्लॉज है या फिर सबसेक्शन है? कैसे बताओगे आप? ये क्लॉज है या फिर सबसेक्शन है? बताओ, कैसे बता दोगे? बता ही नहीं पाओगे। आइए इसी के बारे में समझते हैं कि अगर कभी सबसेक्शन, देखो सबसेक्शन जो होता है वो हमेशा सेक्शन का पार्ट होता है, सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉज भी सेक्शन का पार्ट हो जाता है और तब ये फाइंड करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार कब किस केस के अंदर ये जो सेक्शन का पार्ट क्लॉज है ये सेक्शन का पार्ट सबसेक्शन है। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई कब मैं कहूं कि ये क्लॉज और कब मैं कहूं ये सबसेक्शन है। तो इस पे डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्टली जब होता है कभी भी अगर ऐसे लिखा होगा ना सेक्शन 4(2)(a) तो ऑटोमेटिकली सब बच्चा बता देगा ये सेक्शन है, ये सबसेक्शन है और ये क्लॉज है, क्योंकि ये इसका पार्ट। और कहीं ऐसे लिखा होगा ना सेक्शन 2, सेक्शन 4 और 2 सिर्फ इतना ही, अब बताओ ये क्लॉज है ये सेक्शन है। अब यहां पर गड़बड़ हो सकती है, यहां नहीं बता पाते स्टूडेंट कि यार ये क्लॉज है। आइए इसके बीच में डिफरेंस सीखते हैं, बेसिक इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और डिफरेंस हम तब देखेंगे जब हमारा क्लॉज जो है वो सेक्शन का पार्ट है और सब सेक्शन भी सेक्शन का पार्ट हो। क्लॉज जब सेक्शन का पार्ट बन जाता है तो तब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन और सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब सेक्शन की, सबसे बात करूं और क्लॉज। देखिए दोस्त मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट दीजिए, पहले मैं खोल लूं डेफिनेशन। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है? सेक्शन 2 है या सबसेक्शन 72 है या सब क्लॉज 72 है? नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है या सेक्शन 2 क्लॉज 6 है? नहीं बता पाओगे। क्या है ये? अगर देखो अगर किसी टीचर ने आपको बता रखा है कि ये सबसेक्शन है या क्लॉज है फिर तो अलग बात है। अगर मैं आपको वैसे पूछूं कि भाई क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे कि सर क्या है, पर आज के बाद आपको बता दूंगा, आप बता पाएंगे। आज के बाद आप अच्छे से बता पाएंगे क्या है। नहीं बताते, देखिए रुकिए 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। हाँ आ जाइए, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सेक्शन है और क्या सब क्लॉज होते हैं। देखिए
कभी भी अगर कोई सेक्शन स्टार्ट होता है, देखो सेक्शन 7 है ये ए है, सेक्शन 7 है ये बी है, सेक्शन 7 है ये सी। अगर किसी सेक्शन के बाद एक लाइन होती है बेस लाइन, इसको कहते हैं बेस लाइन। पहले सेक्शन 7 बोला, सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड द इनकॉर्पोरेशन, फिर बोला 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 बोला, फिर जाके ए बी 1 2 ऐसे आ रहा है। तो सर ये सेक्शन 7 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी होगा। अगर सेक्शन 7 है और उसके बाद एक बेस लाइन चालू हुई, उसके बाद 1 2 3 या एबीसी चालू हुआ, तो फिर वो क्लॉज होगा। तो सेक्शन 7 और एक क्लॉज के बीच में क्या होना चाहिए, बेस लाइन का होना जरूरी है, ये होती है वो बेस लाइन। तो अगर किसी सेक्शन, मैंने स्टार्ट करा सेक्शन 7, ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिखा 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 और लिखा और लिखा, ये होती है बेस लाइन। इसके बाद मैंने कहा 1 2 3 या ए बी सी, तो सेक्शन 7 एंड देन क्लॉज। तो क्या होना जरूरी है, क्लॉज मैं तभी कहूंगा जब सेक्शन 7 और एक क्लॉज के बीच में बेस लाइन होना जरूरी है। बेस लाइन, बेस लाइन का मतलब होता है बेसिकली उसके बाद जाकर बता रहा है आपको, उसके बाद जाकर सेक्शन 7 पहले बोल रहा है कुछ, फिर उसके बाद आपका पॉइंट्स चालू हो रहे हैं, तो फिर वो क्लॉज होगा। सर सबसेक्शन में बेस लाइन नहीं होती, नो बेस लाइन, सीधा लिखा होगा सेक्शन, दिखाता हूं अभी कहां लिखा है, नो बेस लाइन, सीधा लिखा होगा सर आपके पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आने दो कहां गया कहां गया, कहां है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई बेस लाइन है नहीं है, तो ये सब सेक्शन है, तो ये सब सेक्शन है। समझ में आया? क्या सेक्शन 2 के बाद पूरा होने के बाद नीचे चालू हुआ है पॉइंट? नहीं सर, सेक्शन 2 के बाद, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 इन दोनों के बीच में, 2 के बाद जो अब आ रहा है ये क्लॉज है सबसेक्शन, सर सबसेक्शन है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बेस लाइन नहीं है। अब इसके बाद जो 1 2 3 4 आ रहा है, अब आ गई ना बेस लाइन, तो अब ये क्या है, सबसेक्शन। देखो सबसेक्शन, देखो सेक्शन 2 है, उसके बाद सबसेक्शन चालू हो गया, सबसेक्शन स्टार्ट होने के बाद जो अब होगा वो तो सबसेक्शन क्लॉज ही होगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बार सेक्शन 2 आया, फिर 72 आया सबसेक्शन, उनके बीच में कुछ नहीं था बेस लाइन, 72 के बाद अब जो आएगा वो सब क्लॉज ही तो होगा, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, बेस लाइन है नहीं। एक बार सेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन चालू हुआ, उसके बाद क्लॉज ही चालू होता है। तो सेक्शन 2 अगर 72, इन दोनों के बीच में जब कोई बेस लाइन नहीं होती, जब कोई बेस लाइन नहीं होती, तो फिर वो सब सेक्शन कहलाता है। आया समझ में? बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी भी किसी पॉइंट के अंदर अगर आपको सीख रहा है, कभी भी अगर आपको ये जानना है कि वो सेक्शन है या सब सेक्शन, दोस्तों बेस लाइन का होना बहुत जरूरी है। देखो ये रहा सेक्शन 2 और ये क्या है 6 है। अब मुझे बताओ ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? सर सब सेक्शन, क्योंकि 2 और 6 के बीच में कोई बेस लाइन नहीं है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 और सब सेक्शन 6 करेंगे। इधर देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी बेस लाइन नहीं है। बेस लाइन जब होगी तब मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे आएंगे जहां बेस लाइन आएगी। ये देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 सबसेक्शन है, क्योंकि 2 और 46 के अंदर कोई बेस लाइन नहीं है। आगे नीचे मिल जाएगा आपको, अभी बहुत ऐसे पॉइंट है जहां पर क्लोज नजर आएंगे आपको, अभी दिखा देते हैं। सेक्शन 14 ही है बस। देखो क्या कहोगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ठीक है ना। फिर क्लॉज चालू हो गए। देखो एक बार सबसेक्शन आया तो उसके बाद तो क्लॉज ही चालू होंगे। अब इधर देखो आ गया सेक्शन 19, उसके बाद ये पॉइंट चालू हुआ है। इसका मतलब सेक्शन 19 के बाद डायरेक्टली कुछ आगे नहीं बोला, सेक्शन 19 1 नहीं कहा, सेक्शन 19 के बाद पहले लिखा है, फिर 1 2 चालू हुआ है, तो सेक्शन 19 क्लॉज 1, सेक्शन 19 क्लॉज 2। समझ में डिफरेंस? बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इससे आप पहचान पाओगे अब हमेशा के लिए, इसी से आप हमेशा के लिए पहचान। इसलिए मैंने कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो और कुछ है, अभी तो रुक जाइए, अभी तो और भी समझाना है। ये क्या है, सेक्शन 20 डायरेक्टली चालू हो गया, कोई पॉइंट 20 के बाद सीधा आ गया क्या? नहीं सर, 20 के बाद रुक गए, उसके बाद लाइन चालू हो गई, लाइन चालू होने के बाद फिर आया ए, तो सेक्शन 20 क्लॉज ए बोलेंगे। आया समझ में? अगर लिखा है सेक्शन 21 तो सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 होगा, उसके सब सेक्शन के बाद तो जो पॉइंट होंगे वो क्लॉज ही होंगे।
डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस क्या है कि दोनों ही, पहला डिफरेंस हमारा निकल कर आता है कि जब क्लॉज स्टार्ट होता है तो क्लॉज स्टार्ट होने से सेक्शन के बाद अगर क्लॉज होगा तो एक बेस लाइन होगी, उसके बाद 1 2 3 होगा जो क्लॉज होगा। तो सेक्शन 7 के बाद बेस लाइन थी, उसके 1 2 3 तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 2 3 होगा। पर अगर कोई बेस लाइन नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 तो सब सेक्शन माना जाएगा, कोई बेस लाइन नहीं होगी। पहला। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आता है कि जो सेक्शन होते हैं ना, जो सब सेक्शन होता है दोस्तों, वो आपस में इंटर लिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं दूसरों को, कंप्लीट माना जाएगा। सब सेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, जो सब सेक्शन होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने कहा, अभी मैंने ये आपको पढ़ाया कि अगर आप देखोगे यहां पर ऊपर थोड़ा सा, ये देखो, ये क्या है, सेक्शन 16 1 मतलब सबसेक्शन 1, उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। ये सब क्या है, ये जो 3 सबसेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ये तीनों सेक्शन आपस में इंटर रिलेट करते हैं। जब ये तीनों सेक्शन पढ़ोगे ना, जब आप तीनों सेक्शन तीनों पढ़ोगे तभी ये कंप्लीट सेक्शन 16 पढ़ा जाएगा। सेक्शन 16 अगर आप सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हो तो फिर वो कंप्लीट सेक्शन 16 नहीं पढ़ा आपने। अभी कंप्लीट सबसेक्शन 16 माना जाएगा जब आप तीनों सबसेक्शन उसके पढ़ेंगे। तो एक 16 सेक्शन जो है उसको आप तभी कंप्लीट पढ़ सकते हो जब उसके तीनों सबसेक्शन आप इकट्ठा पढ़ोगे, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो आधी अधूरी आपने सेक्शन 16 पढ़ा है। तो कभी भी अगर मैं सबसेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो सबसेक्शन के अंदर क्या होता है, एक सेक्शन दूसरा और तीसरा सेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उनके पास इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे की बात कह रहे इंटर रिलेटेड होता है। जबकि यहां पर दूसरा जो पॉइंट हमारा नॉट इंटर रिलेटेड, कोई इंटर रिलेशन नहीं होता है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं होता क्लॉज के मतलब सेक्शन 7 का क्लॉज 1 कुछ और कह रहा होगा, सेक्शन 7 का क्लॉज 2 कुछ और कह रहा होगा, कहीं इंटर लिंक नहीं होता। ये होता है डिफरेंस सबसेक्शन और क्लॉज में। क्लॉज में 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज में तीनों डिफरेंट बातें कह रहे होंगे, तीनों अलग अलग बातें करेंगे, कहीं इंटर रिलेशन नहीं होगा। जबकि 1 सेक्शन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में इंटर रिलेशन होगा, तीनों की बात पूरी पढ़ोगे तभी वो कंप्लीट सेक्शन होगा। तो इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेटेड करते हैं तीनों सेक्शन, और सबसेक्शन क्लॉज जो होता है वो इंटर रिलेटेड नहीं करते हैं। दूसरा बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो आपको ये देखने को मिलता है। यही दोस्तों आपके मेजर डिफरेंस है दोस्तों, इसमें समझ में आया ना, तो याद रहेगी। तो अगर सेक्शन 2 सीधा ही स्टार्ट कर दिया 2 और अगले वाले पॉइंट पे कोई भी, जैसे 272 है, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बेस लाइन नहीं है, तो ये सब सेक्शन कहा जाएगा। पर अगर सेक्शन 7 के बेस लाइन चलो उसके बाद 1 2 3 है तो वो क्लॉज कहा जाएगा। क्लॉज जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में कोई मतलब नहीं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। जबकि जो सब सेक्शन होते हैं वो आपस में डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट मतलब इंटर रिलेट करते हैं। वो सब सेक्शन आप पढ़ोगे तभी एक होल सेक्शन कंप्लीट माना जाता है। देन द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन एंड क्लॉज। सही है जी, समझ में आया। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। अब आप ये नहीं कहेंगे, जब भी मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 के बाद अगर डायरेक्टली 72 आ रहा है, डायरेक्टली 6 आ रहा है, डायरेक्टली 4 आ रहा है तो वो सबसेक्शन है, और बेस लाइन होने के बाद 1 2 3 आता है तो वो क्लॉज है। राइट, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, इसके बाद अब जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है, इसके बाद छोटी छोटी बातें अब आपको पढ़नी है। देखिए, हमारा जो एक्ट है दोस्तों वो कहां से पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है। राइट, एक्ट कहां से पास होता है, पार्लियामेंट में सेशन बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सेशन बैठते हैं, उसके बाद एक्ट पास होता है, और जब जाके प्रेसिडेंट के साइन होकर वो रूल बुक एक्ट बन जाती है। बट जो हमारी सरकार होती है ना, जो सत्ता पे होती है, जो मेन सरकार हमारी सत्ता पे होती है दोस्तों, उनके पास एक पावर होती है। एक्ट ने, जो कानून है, उनको एक पावर दी गई है, स्पेशल पावर। वो हर एक्ट के नीचे अपने कुछ एड ऑन कर सकते हैं जिनको हम रूल्स कहते हैं। एक्ट के अंदर जो भी सेक्शन होंगे, एक्ट जब बनेगा, जब कोई कानून बनता है तो वो पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से। जबकि अगर एक्ट के अंदर कोई कानून बना, जैसे कि कंपनीज एक्ट बना, कंपनीज एक्ट के जितने भी सेक्शन है, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज, ये सब पास हो गई है लोकसभा राज्यसभा से। अब हर सेक्शन के नीचे रूल्स होते हैं। वो रूल्स वही पार्टी बना सकती है जो पार्टी सत्ता पे होती है।
जिसका कंट्रोल होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती है वो रूल। और एक्ट ने, वो एक्ट जो होता है उनको स्पेशल पावर देता है कि आपको अगर इस सेक्शन के अंदर कुछ और ऐड ऑन करता है तो रूल्स लेकर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको राज्यसभा और लोकसभा से पास करने की नीड नहीं है। हर उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जैसे कि जो उस पर्टिकुलर रूल को पास करता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो रूल क्यों बना है? रूल बेसिकली इसलिए है क्योंकि भाई एक गवर्नमेंट है, आप देखते हो नए नए कानून पास कर देती है गवर्नमेंट, नए नए रूल्स ले आती है। कैसे ले आती है? जब कानून पास होते हैं तो वो तो लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी भी अलाउ करती है, तब पास होता है। पर जब कंपनी, जब कोई गवर्नमेंट रूल्स लेकर आती है, उनके पास एक्ट नहीं, जब भी कोई एक्ट पास होगा ना, वो एक्ट क्या करेगा, उस पार्टी को, वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या कर देगा, एक स्पेशल पावर दे देगा कि हर सेक्शन के नीचे आप अगर कुछ रूल्स लाना चाहो तो ला सकते हैं। तो रूल्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है अगर नीड होती है तो। आप देखेंगे तो बहुत सेक्शंस के नीचे रूल्स लिखा होते हैं। तो ये सेक्शन तो जो पास हुआ है वो, जैसे रूल 31, ये कौन लेकर आई है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐड ऑन कर दिया इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो मेन सत्ता पे सरकार होती है, उसको सर इसके लिए पास करने की जरूरत नहीं होती, लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं करते। एक्ट उनको पावर दे देता है, डायरेक्टली एक्ट क्या करता है, पावर दे देता है उनको। जैसे कि मैंने कहा ये सेक्शन है, अच्छा ये सेक्शन जो है ये पास हुआ होगा, ये सेक्शन जो है पास हुआ होगा। अब इसके नीचे जो रूल्स होंगे, जैसे सेक्शन 26 है, पास हुआ होगा। अब रूल्स जो होंगे ना इसके नीचे, वो कोई पास नहीं होंगे, वो रूल गवर्नमेंट लेकर आती है, बस कैबिनेट मिनिस्टर के साइन होते हैं और रूल पास, सीधा रूल आ जाता है उसके नीचे। अब दिख नहीं रहे मुझे, अभी तक तो बहुत सारे दिख रहे थे। लाइन से है जी, बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ज्यादा नीचे आ गया, ऊपर थे। बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे हर सेक्शन के नीचे, और वो रूल्स जो लेकर आइए, बस फर्क ये होता है रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करने के लिए। तो फिर क्यों है पावर गवर्नमेंट में? अगर गवर्नमेंट हमारी, उनके पास पावर नहीं होगी तो क्या करेंगे? सारे कानून तो सारे कानून तो लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, है ना? सारे कानून तो लोकसभा राज्यसभा में, जो भी एक्ट बनता है लोकसभा राज्यसभा में बनता है। बट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्पेशल पावर क्या है जो वो नई नई चेंजेस लेकर आते हैं रूल्स की? वो हर सेक्शन के अंदर रूल्स डाल सकती है क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर एक्ट से पावर मिली होती है। अभी दिखाते हैं जी आपको, बहुत सारे हैं यार, जब आपको पढ़ाऊंगा ना ये आप परेशान हो जाओगे रूल 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 करते हुए। अब देखो मिल नहीं रहा, जब दिखाना है तो हद हो गई। इतना टाइम पास क्यों कर रहा हूं मैं, सीधा लिख देता हूँ रूल। लो, रूल 13 आ गया। अब एक एक करके आएंगे सारे, ये सारे रूल 13 है। देखो रूल 16(1), रूल 17, रूल 29, ये रूल 34, ये सब कौन कौन डालता है? ये डालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकार जिसकी होती है। और इसके लिए कोई सेशन में पास कराने की नीड नहीं होती, उनके पास पावर है, वो जब मर्जी चाहे वो डाल सकती है। इसलिए उनके पास एक स्पेशल पावर दी जाती है। कौन देता है? वो पर्टिकुलर एक्ट देता है जिस पर्टिकुलर एक्ट के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए नोटिफिकेशन क्या होता है। नोटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जब नया एक्ट पास करती है, अगर उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन होती है या कुछ और चीज जोड़नी हो, या तो नोटिफिकेशन लाकर और चीज जोड़ सकते हैं। पर ये नोटिफिकेशन जो होता है पूरी इंडिया के अंदर लागू किया जाता है, हर एक पर्सन को उसको मानना पड़ेगा। एक्ट पास हो गया, एक्ट पास होने के बाद कोई और चीज लानी है, उस एक्ट के थ्रू नहीं, नोटिफिकेशन के थ्रू जाकर बता सकती है कि हाँ इस एक्ट के अंदर ये चीज नई ऐड हुई है, जो कि सबको मानना है। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर भी ऐसे ही होता है। सर्कुलर में भी ये होता है। सर्कुलर में क्या होता है? ऐसे ही सर्कुलर जो होता है, नोटिफिकेशन जो होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि सर्कुलर जो होता है वो गवर्नमेंट के इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए होता है, वो उनको ही फॉलो करना होता है सिर्फ। और जो नोटिफिकेशन होता है वो जनरल पब्लिक को भी फॉलो करना पड़ता है। बस फर्क इतना सा है। कोई भी एक्ट से रिलेटेड अगर अलग से कोई बात बता रही है गवर्नमेंट उस एक्ट से रिलेटेड, तो वो नोटिफिकेशन या सर्कुलर कहलाता है। नोटिफिकेशन अगर इशू करेगी तो वो जनरल पब्लिक, सबको पूरी इंडिया में रहने वाले लोगों को मानना पड़ेगा उस एक्ट से रिलेटेड। जैसे कंपनीज एक्ट के रिलेटेड अलग से नोटिफिकेशन रिलीज हुई, तो नोटिफिकेशन जो आई कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वो सबको मानना पड़ेगा।
अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सिर्फ सर्कुलर आया है तो फिर गवर्नमेंट के इंटरनल डिपार्टमेंट को मानना है, पब्लिक जनरल पब्लिक को नहीं मानना है। ये फर्क होता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आएगा अलग से बताती है, एक्ट के अंदर नहीं डालने के लिए, एक्ट के अंदर नहीं डाला, गवर्नमेंट ने अलग से बता दिया कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये अलग से नोटिफिकेशन आई है, सबको मानना है। पर अगर सर्कुलर रिलीज करती है, सर्कुलर नाम से कुछ बताती है, तो फिर वो इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को ही मानना होता है, जनरल पब्लिक को नहीं मानना होता। रूल समझ में आ गया, नोटिफिकेशन सर्कुलर समझ में आ गया। ऑर्डर, देखिए ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर में फर्क क्या होता है, एक मिनट कॉल। हाँ जी, तो ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर एक स्पेशल चीज है, ध्यान सुनना। जब भी कोई नया एक्ट पास होता है, तो नया एक्ट जब पास होता है तो बहुत सारी कमियां होती है। आपने देखा होगा कभी कभी नए कानून लाती है गवर्नमेंट तो बहुत बवाल हो जाता है कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, है ना, होता है ना। आपने देखा होगा काफी दंगे भी हो जाते हैं। हाल ही में अभी बहुत सारे ऐसे कानून पास करे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे दंगे हो गए। किसानों के लिए पास करे तो उसमें भी थोड़ा बहुत सारा वो हो गया था, प्रोटेस्ट हो गया था। तो जब भी कभी इंडियन गवर्नमेंट, जब भी कभी गवर्नमेंट नया कानून लाती है, पास करवाती है सेशन से, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाती है, तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं, अगर कुछ ऐसी चीज है जो कमी है और कुछ ऐड ऑन करनी है, कमियां हैं, तो कंपनी जब से कानून पास हुए उससे 5 साल तक ऑर्डर निकालकर उस कमियों को दूर कर सकती है। कुछ चेंजेस करना है कि नहीं यार ये अब जो हमने डाल दिया है, अब एक बार सेक्शन, एक बार लॉ बन जाता है, उसको काट नहीं सकते। तो अब अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, उस कमियों को दूर करना है, उस एक्ट की, नया एक्ट जो बना उसमें बहुत सारी कमियां नजर आई जो बड़ी दिक्कत कर रहा है ना, जनरल पब्लिक को, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑर्डर लाकर उस कमियों के दूर कर सकती है। और ये तभी कर सकती है जब एक्ट कमेंस हुआ, एक्ट लागू हुआ और उससे 5 साल के अंदर अंदर, उसके बाद नहीं, 5 साल के अंदर अंदर ऑर्डर लाकर उस एक्ट की, नए एक्ट की कमियों को दूर किया जा सकता है। तो ऑर्डर इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर इशू करती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट। और कभी भी कोई नया एक्ट लाता है, उसकी कमियों को, उसमें कोई चीज ऐड ऑन करनी है, कमियां, तो उस कमियों को दूर करा जाता है बाय दी ऑर्डर। ऑर्डर निकालकर दूर कर देते हैं कि हाँ ये नहीं, ये वाला जो एक्ट है अब ये नहीं माना जाएगा या ये लागू नहीं होगा, पर्टिकुलर चीज है ऑर्डर। एक लास्ट चीज है रेगुलेशन। आपने देखा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, रूल्स बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑर्डर निकालने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नोटिफिकेशन निकालने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नोटिफिकेशन सब जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए लागू होता है। सर्कुलर निकालने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बट ये इंटरनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा और किसी जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। रूल आपको समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, सर्कुलर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑर्डिनेंस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस में थोड़ा बड़ा है, पढ़ा देता हूं, 2 मिनट का काम है, इसकी डिटेल में चर्चा बाद में कर लूंगा मैं। ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में कानून पास करना होता है। और कानून कैसे पास होगा भाई? लोकसभा राज्यसभा सेशन में होनी चाहिए। अब सेशन में होगा, वहां कानून, सारी चीजें सेक्शन पढ़े जाएंगे, सब ऐसे ऐसे करेंगे, अलाउ करेंगे, मारपीट होगी, ये सब चीजें होता है, ठीक है नहीं? तो लोकसभा राज्यसभा जब सेशन में नहीं होता और इंडियन गवर्नमेंट को इमरजेंसी में कोई कानून पास करना होता है, तो प्रेसिडेंट उस कानून को पास कर देता है, क्योंकि उस टाइम सेशन में नहीं होता। सेशन बैठाओ, बहुत समय लग जाता है और इमरजेंसी में कानून पास करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इमरजेंसी में कोई कानून पास करना होता है और लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में सेशन में नहीं है, भाई नहीं होती, हर जगह थोड़ा बैठे रहेंगे भाई, सारे के सारे मिनिस्टर, सारे काम कौन करेगा? फिर बैठे तो ना रहेंगे। सेशन होता है साल में 2 बार, तो उसमें आता है, उसमें सारे कानून पास होते हैं, बस उसके बाद अपना अपना काम करते हैं वो, ठीक है नहीं? तो सेशन में नहीं है, अब कानून पास करना है इंडियन गवर्नमेंट को, तो प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करके कानून पास कर देती है। पर वो कानून तब तक के लिए एप्लीकेबल है जब तक लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा सेशन में आ जाती है, वो कानून जो एप्लीकेबल हुआ था वो उस टाइम के लिए था, उसके बाद उस कानून को पास किया जाएगा। अगर पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा, और अगर पास नहीं हो तो रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कानून। पर उससे पहले जो अप्लाई हुआ था वो कानून, वो ऑर्डिनेंस के तौर पर अप्लाई होता है। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है? ऐसा एक्ट जो इमरजेंसी के तौर पे लाया गया है और प्रेसिडेंट ने साइन करके तो उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, बट अभी राज्यसभा लोकसभा में पास नहीं हुआ है क्योंकि सेशन में नहीं था। जैसी मान लो आज कानून पास हुआ, प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस बन गया, वो ऑर्डिनेंस बना क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस बना वो एप्लीकेबल होगा, जैसे होता था वैसे एप्लीकेबल होगा। अब जब राज्यसभा लोकसभा सेशन में आएगी तो वो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको लाया जाएगा। अगर वो आ गया, वो पास हो गया तो ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा, ऑर्डिनेंस वर्ड हट के एक्ट बना देंगे। और अगर पास नहीं हुआ तो उसको खत्म कर देंगे वहीं पर।
और जो अभी तक वो हुआ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब जो एप्लीकेबल होगी चीजें वो वैसी की वैसे रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर प्रेसिडेंट से साइन करवा के एक्ट पास करवा देते हैं, पर ऐसे एक्ट को ऑर्डिनेंस कहा जाता है जो लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं होते। और जब लोकसभा राज्यसभा के अंदर सेशन में बैठते हैं सभी जने, तो वो एक्ट वहां पर लाया जाता है और फिर पास होके वो ऑर्डिनेंस हटकर एक्ट बन जाएगा। अगर पास नहीं हुआ, मेजोरिटी नहीं बैठी, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। और एक होता है रेगुलेशन। आपने देखा होगा शेयर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, शेयर होल्डर की सिक्योरिटी की बात करें, तो बहुत सारी रेगुलेशन बॉडी बना रखी है, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि ट्राई, जैसे कि IRDA, है ना। ट्राई मतलब टेलीकॉम कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA बनाया है। तो बहुत सारी ऐसी रेगुलेशन कंपनीज, रेगुलेटर अथॉरिटी बना रखी है जो एक पर्टिकुलर चीज पे काम करती है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी काम करेगी वो IRDA करेगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्राई करेगी, है ना। सिक्योरिटी एंड शेयर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगी, सेबी करेगी। तो सेबी के पास एक स्पेशल पावर है कि वो अपने एक्ट के अंदर कानून ला सकती है, अपने एक्ट के अंदर कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर सकती है, उसको रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं उसको। तो रेगुलेशन कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लाती रेगुलेशन, उस पर्टिकुलर रेगुलेशन क्यों आती है, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी लेकर आती है। सेबी लेकर आएगी, कोई भी कानून पास करेगी अपने शेयर और शेयर होल्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सेबी का काम होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कानून पास होगा वो ट्राई लेकर आएगी। इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई भी कानून कहां होगा, IRDA लेकर आएगी। तो बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो अपने पर्टिकुलर एक्ट में कानून पास करती है। उसको जब भी वो अपने पर्टिकुलर, सेबी कोई भी कानून पास करेगी और ट्राई कोई भी कानून पास करेगी अपने पर्टिकुलर एक्ट में, IRDA कोई भी कानून पास करेगी, तो वो सारे कानून जो पास किए जाएंगे पर्टिकुलर अथॉरिटी द्वारा, उस कानून को रेगुलेशन कहते हैं। दैट्स द फाइनल। सारे बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी। इस वीडियो अगर आपने पूरा देखा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा अब क्लास। एक एक चीज जो बताई है मैंने आपको, मैं आपको क्लासेस में उसको दिखाऊंगा भी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर करो वीडियो अगर पसंद आई और चीजों को बहुत कुछ सीखने को मिला लॉ के बारे में, तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कैसे लगी आपको वीडियो। थैंक यू।